Hello everyone, welcome to Regal Classes. Today we will continue Chapter 2 Microorganisms, Friend and Foe of Class 8 Science. हमने लास्ट लेक्चर में डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। जो सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में डिजीज़ फैलाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे फूड पॉइजनिंग। तो हमने रेनी सीज़न में कई बार देखा होगा कि हमें पेट दर्द करता है और हम बीमार पड़ जाते हैं, तो वो फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है। हमारे फूड कभी कभी बिगड़ गए होते हैं और वो हम खा लेते हैं, तब हमें फूड पॉइजनिंग हो सकता है और हमें वॉमिटिंग भी हो सकती है। बुजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। तो बुजो था, वो अपने फ्रेंड के घर एक पार्टी में गया था। वहाँ पे उसने कई सारे टाइप के फूड खाए थे। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। तो उसे घर पे आके वॉमिटिंग हुई और उसे हॉस्पिटल ले गए। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो उसकी ये कंडीशन शायद फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है। पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। तो यहाँ पे पहली को विचार आता है कि जो फूड हमें एनर्जी देता है तो वो पॉइजन कैसे बन सकता है। तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स के वजह से जो फूड स्पॉइल्ड हो जाता है उसे खाने से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे फूड में जाके टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हमारा पेट खराब हो सकता है और हम बीमार पड़ सकते हैं। दिस मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो इसकी वजह से हमें बहुत बीमार भी हो सकते हैं और कभी कभी हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए कुछ भी खाने से पहले हमें अच्छे से देखना चाहिए कि वो बिगड़ा नहीं है और हमारी हेल्थ को कोई नुकसान करे वैसा ना होना चाहिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो हमें फूड को अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखना चाहिए ताकि वो स्पॉइल ना हो सके। फिर नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन, मतलब कि हमें फूड को कैसे प्रिजर्व करेंगे, उसकी सारी जो मेथड्स होती है उसके बारे में हम देखेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जो ग्रेन्स फील्ड में से आते हैं उसे स्टोर करने के लिए सिलोज और ग्रेनरीज होती है। वहाँ पे लार्ज अमाउंट में फूड को स्टोर कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि जो फूड हम पकाते हैं उसे हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। इन चैप्टर 1 we have learned about the methods used to preserve and store food grains. How do we preserve cook food at home? तो घर पे पकाया फूड हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे। You know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus. तो अगर हम ब्रेड को खुली जगह में रख देते हैं तो उसमें फंगस लग सकता है। वो ब्लैकिश ग्रे कलर का हो जाती है ब्रेड, फिर हम उसे खा नहीं सकते। माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। तो जो फूड बिगड़ जाता है उसमें से बैड स्मेल भी आती है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, ख़राब हो जाता है और उसका जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है। इज़ स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि जो फूड स्पॉइल होता है वो क्या केमिकल रिएक्शन है। तो ऑब्वियसली यस, क्योंकि एक बार जो फूड बिगड़ गया उसे फिर हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं ला सकते, तो वो केमिकल रिएक्शन हुआ। पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर फ्यू डेज। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन, बट शी नोज दैट द mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused. तो एक बार पहले मैंगोज लेके आई जो उसे बहुत पसंद थे और वो थोड़े दिन तक नहीं खा सकी। फिर उसने थोड़े दिन बाद देखा तो वो ख़राब हो गए थे
और सड़ गए थे। पर उसे पता था कि जो मैंगो पिकल उसकी ग्रैंडमदर बनाती थी वो लंबे समय तक टिकता था और वो ख़राब नहीं होता था। तो वो कंफ्यूज हो गई कि ऐसा क्यों होता है, जो रॉ मैंगोज थे वो सड़ गए और जो पिकल में थे वो नहीं सड़ते, तो उसका रीज़न क्या है। तो उसमें जो पिकल बनाते हैं उसमें फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। तो हम कॉमन मेथड्स देखेंगे जिसे हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमें फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाना पड़ता है। उसके लिए कई सारे मेथड्स हैं। विल सी केमिकल मेथड। Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. तो हम जो भी फूड हमें प्रिजर्व करना होता है उसमें केमिकल्स ऐड करके भी उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। जनरली सॉल्ट और एडिबल ऑयल जो होता है उसका यूज़ होता है, इसीलिए उसे प्रिजर्वेटिव्स भी बोलते हैं। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो जो हम पिकल्स बनाते हैं उसमें सॉल्ट और ऑयल डालते हैं या फिर एसिड प्रिजर्वेटिव्स, जिससे कि जो माइक्रोब होते हैं उसका अटैक ना कर पाए और वो ज़्यादा समय तक अच्छा रह सकता है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। तो ये दो केमिकल्स के नाम हैं जिसे हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ कर सकते हैं। दिस आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉयलेज। तो इसे जाम और स्क्वैश में भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसको स्पॉइल हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए। फिर नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। तो जो सॉल्ट हम खाने में यूज़ करते हैं उसे कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, NaCl। उसका यूज़ करके भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। तो पुराने ज़माने से हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते आ रहे हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोकने के लिए उसमें ड्राई सॉल्ट ऐड करते हैं। सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एक्सेट्रा। तो आंवला, मैंगो और टैमरिंड ये सबको भी हम सॉल्ट की हेल्प से प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। तो हम शुगर का यूज़ करके भी प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। तो ये सारी चीज़ों को हम शुगर ऐड करके भी प्रिजर्व कर सकते हैं। शुगर reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food। तो जो शुगर ऐड करते हैं उससे मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कंट्रोल होता है और उसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है। फिर है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैनॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। तो हम ऑयल और विनेगर का यूज़ करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते, इसलिए वो ग्रो नहीं होते ज़्यादा और हम जो भी फूड में डालते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। तो ये इस प्रोसेस की हेल्प से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश और मीट को प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। तो हम गर्म करके या फिर ठंडा करके भी फूड को स्टोर कर सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज। तो हमने देखा होगा कि हमारी जो मम्मी होती है वो मिल्क को बॉईल करती है और फिर उसे स्टोर करती है ठंडा होने के बाद। बॉइलिंग किल्स मैनी ऑर्गेनिज़म। तो उसे बॉईल करने से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। और कई बार हमारा जो फूड बच जाता है उसे हम फ्रीज में रख देते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो लो टेम्परेचर में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। फिर यहाँ पे बुजो को एक क्वेश्चन हुआ, व्हाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट नॉट स्पॉइल। तो हम जो बाहर से पैकेट में मिल्क आता है उसे लाते हैं तो वो स्पॉइल क्यों नहीं होता।
My mother told me that the milk is pasteurized. What is pasteurization? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि pasteurization क्या है. Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. तो जो पैकेट में मिल्क आता है उसे हम वैसे ही डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होता है, उसमें माइक्रोब्स नहीं होते हैं. The milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. तो वो जो मिल्क होता है उसको पहले 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं 15 से 30 सेकेंड्स के लिए, फिर उसे डायरेक्ट ठंडा कर देते हैं और फिर उसे स्टोर करते हैं. तो ये जो प्रोसेस करते हैं उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती है और इस प्रोसेस को पेस्चुराइजेशन बोलते हैं. बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. तो ऐसा करने से माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती है. दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर. तो इस प्रोसेस को लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसे पेस्चुराइजेशन बोलते हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज एंड पैकिंग. These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. तो हमने देखा होगा कि जो ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम बाहर से लाते हैं वो एयरटाइट पैकेट्स में कंटेन होते हैं, जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं उस पर अटैक ना कर सके. फिर नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन. You have learned about the bacterium Rhizobium in class 6th and 7th. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. तो हमने क्लास 6th और 7th में पढ़ा था जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करता है ताकि उसे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सके. Recall that राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो रूट नोड्यूल्स में रहता है, सच एज बीन्स एंड पीज विथ विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो उनके साथ उसकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, मतलब कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो प्लांट पे डिपेंडेंट रहता है और जो प्लांट होता है वो इस राइजोबियम बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट होता है. तो इसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning. तो जो बिजली लाइटनिंग होती है रेनी सीजन में उसकी वजह से भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है. बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट. पर जो नाइट्रोजन का कंटेंट होता है एटमॉस्फेयर में वो फिक्स ही रहता है. यू मे वंडर हाउ. लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन. तो हम आगे नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि नाइट्रोजन एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है और उसका कंटेंट एटमॉस्फेयर में कैसे फिक्स रहता है. तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.